Hello students, this is our lecture number 1, chapter number 6, applications of derivatives. So बहुत ज़्यादा important chapter है ये, application of derivatives. In this chapter we have 5 exercises. In exercise number 1, exercise number 1 में हमें rate of change से related question करना है. Like जैसे सर्कल है, सर्कल में अगर रेडियस को हम इंक्रीज या डिक्रीज़ कर दें तो उसके एरिया में भी इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो जाता है. तो अगर एक चीज़ में रेट ऑफ चेंज हमें गिवन होता है कि रेडियस इस तरीके से चेंज हो रही है, तो बताओ अब एरिया किस तरीके से चेंज होगा. ओके. एंड सेकेंड एक्सरसाइज जिसमें हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि उनके ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा. ओके, वो हम डेरिवेटिव से करेंगे. देन एक्सरसाइज नंबर जो हमारा 3 है उसमें हम टेंजेंट और नॉर्मल की जो इक्वेशंस है उनके लिए पढ़ेंगे. एक्सरसाइज नंबर 4 जिसमें हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि जैसे 25 का पावर 1/2 वो हमें पता है कि वो 5 के इक्वल होता है, लेकिन 25.01 टू द पावर 1/2 तो उसका अप्रोक्सीमेशन जो वैल्यू है वो हम डेरिवेटिव्स यानी डिफरेंशिएशन की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे. और लास्ट एक्सरसाइज जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर है, और वो हम पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू से रिलेटेड. ओके, सो हम एक्सरसाइज नंबर 1 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 1 जिसमें हम रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं. रेट ऑफ चेंज का मतलब है कि उसमें किस तरीके से चेंजेज हो रहा है. जैसे मान लो कि अगर कोई कहता है कि रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम इज 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो टाइम के साथ साथ उसकी कोई सी भी जो डायमेंशन है उसमें चेंज हो सकता है, रेडियस में चेंज हो सकता है, रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ में चेंज हो सकता है. तो वो जो रेट ऑफ चेंज है उसके रेस्पेक्ट पढ़ेंगे. और हाँ, किसके रेस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम डेरिवेटिव के साथ रखेंगे. जैसे मान लो कि रेट ऑफ चेंज इन इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ये होगा dv/dt. वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज है, मतलब एक तरह से ये बोला जाएगा कि वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज हो रहा है टाइम के साथ. मतलब इस तरफ मैं ग्राफ में रखूंगा टाइम को, तो टाइम जैसे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड. ओके, और इस तरफ हमारा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का जैसे वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50. तो अगर मान लो कि जैसे टाइम 1 सेकेंड होता है तो वॉल्यूम था 40, टाइम 2 सेकेंड पर वॉल्यूम आ गया 35, टाइम 3 सेकेंड पर तो वॉल्यूम आ गया 30. तो उस हिसाब से यहाँ जो ग्राफ बन रहा है इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ समझ सकता हूँ कि इसका जो ग्राफ बन रहा है उसमें कोई से भी ये 2 वैल्यू लूँगा. यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम का वैल्यू है वो है 35, देन सेकेंड में वॉल्यूम का वैल्यू है वो है 5, और जो टाइम में चेंजेज हुआ है इस इंटरवल के अंदर वो हुआ है 1 सेकेंड का. तो 1 सेकेंड में वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो गया, 5 सेंटीमीटर क्यूब. तो फिर उससे वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज बोल दिया जाएगा वो है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. तो ये बोला जाएगा वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज. अगर मान लो कि वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो फिर इसको लिखा जाएगा dv/dr. तो एक तरह से ये काउंट होगा कि इस तरफ हमारा रेडियस, इस तरफ वॉल्यूम, और दोनों में जो ग्राफ बन रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा है. मतलब रेडियस की यहाँ वैल्यू है r1, यहाँ पर वैल्यू है r2, और यहाँ पर वॉल्यूम का वैल्यू है v1, और इस दौरान यहाँ पर वॉल्यूम का नया वैल्यू बन गया v2. तो जब रेडियस का वैल्यू r1 से r2 तक इंक्रीज हुआ उस वक्त वॉल्यूम का वैल्यू v1 से v2 तक इंक्रीज हो गया. तो वॉल्यूम में जो चेंज है उसे मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1, और जो रेडियस में चेंज है उसको मैं लिख सकता हूँ r2 माइनस r1. तो एक तरह से ये तो बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरीके से हुआ जैसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है. जैसे हमारे पास में हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लीनियर ग्राफ बना हुआ है, तो उसमें x की जो 2 वैल्यूज है उसके रेस्पेक्ट में y की भी यहाँ पर 2 वैल्यूज बन जाएगी, y1 और y2. और इससे अगर हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ से कुछ याद आ रहा होगा, इसको हम लिखते हैं स्लोप. ये होता है इसका स्लोप. तो इसे हम इसका स्लोप कहते हैं, और जो स्लोप होता है इसी को हम इसका डेरिवेटिव कहते हैं. तो स्लोप जो है वो डेरिवेटिव होता है. डेरिवेटिव कैसे, हमने डिफरेंशिएबल जो फंक्शंस हैं उनके लिए पढ़ा था. डिफरेंशिएबल जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनके लिए हमने 11th क्लास में पढ़ा था. बल्कि ये कह सकते हैं कि हमने राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव
वो दो फॉर्मूला जो हमने क्लियर किए थे वो हमारे स्लोप के फॉर्मूला से ही तो बने थे। तो जो स्लोप है वही उसका डेरिवेटिव होता है एक तरह से। तो ये जो v2 माइनस वी वन अपॉन R2 माइनस R1 है, यह है वॉल्यूम में चेंज विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो रेडियस के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में चेंज है, तो इसको फिर डेरिवेटिव के तौर पर लिखा जाएगा dv अपॉन dr। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको हम डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखते हैं। लाइक सपोज कि सरफेस एरिया में चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सरफेस एरिया को अगर मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो वो लिखा जाएगा ds अपॉन dt। और ये इंडिकेट यही करेगा कि टाइम के साथ साथ सरफेस एरिया में चेंजेस हो रहा है। तो एक तरफ हम टाइम और सरफेस एरिया दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे और उनके बीच में जो रिलेशन है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव अ सर्कल एंड द चेंजेस इन इट्स रेडियस या फिर रेट ऑफ चेंज इन इट्स रेडियस is 3 centimeter per second. Then now we have to find out the rate of change in its area. एक सर्कल है, सर्कल टाइम के साथ में अपनी रेडियस को चेंज कर रहा है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब मान लो कि इनिशियली उसका ये जो सर्कल है वो इस तरह से बना है, इसका ये रेडियस है। एक तरह से मान लो कि ये इनिशियली ये हमारे पास एक सर्कल है। अब 1 सेकंड के बाद में इसका इनिशियली रेडियस पता नहीं कितना है, उसे r मान लेते हैं। अब 1 सेकंड के बाद में इसका जो रेडियस होगा वो बढ़ जाएगा, वो जाएगा r+3। देन अगेन एक और सेकंड का अगर हम टाइम रखेंगे तो 1 सेकंड के बाद में 3 सेंटीमीटर और इंक्रीज हो जाएगा, मतलब रेडियस बन जाएगा r+6। तो यहाँ क्वेश्चन का मतलब है कि रेडियस में जो टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है वो हो रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हर एक सेकंड में रेडियस इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ तो रेट ऑफ चेंज बोला था, चेंज हो रहा है, अब वो इंक्रीज हो रहा है। ये चीज़ का मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ ये 3 जो है वो पॉजिटिव है, और 3 अगर पॉजिटिव है तो मतलब रेडियस इंक्रीज हो रही है, रेडियस डिक्रीज नहीं हो रही है। जो चेंजेस हो रहा है वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है, नेगेटिव चेंज नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पॉजिटिव है तो मतलब रेडियस इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे रेडियस बढ़ी है तो श्योर है कि यहाँ डायग्राम में इजीली दिख रहा है कि एरिया भी अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो एरिया में जो चेंजेस होगा टाइम के साथ वो चीज़ हमें पता करना है। तो मान लो कि मैं एरिया को ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो डी ए अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो मुझे फाइंड आउट करना है, जबकि मुझे डी आर अपॉन डी टी का जो वैल्यू है वो गिवन है। बट एट द मोमेंट व्हेन रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, उस मोमेंट पर मुझे पता करना है जब रेडियस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करो, ध्यान से सुनो। मैं एक तरफ तो रेडियस में चेंज दे रहा हूँ, दूसरी तरफ रेडियस का वैल्यू दे रहा हूँ। क्या मतलब है फिर इसका कि भाई रेडियस का वैल्यू दिया तो उसका एरिया भी तो निकाल लें। फिर रेडियस के वैल्यू देने का क्या मतलब है, और क्या रेडियस का वैल्यू 15 सेंटीमीटर की बजाय अगर 10 सेंटीमीटर दे दें तब भी क्या एरिया में जो चेंजेस आएगा, रेट ऑफ चेंज आएगा वो सेम रहेगा क्या? तो उसके बारे में आप पढ़ते हैं। देखो, जैसे मान लो कि इनिशियली इसका जो रेडियस है वो जैसे साइन से लिखते हैं, यहाँ पर इनिशियली इसका रेडियस था 1 सेंटीमीटर, फिर 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर बढ़ गया और रेडियस हो गया 4, फिर एक और सेकंड में यहाँ पर रेडियस का वैल्यू हो गया 7 सेंटीमीटर। तो हर सेकंड के बाद में रेडियस बढ़ता गया 3 सेंटीमीटर। अब मैं हर एक कंडीशन में एरिया निकालता हूँ, पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया बन जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया 16 पाई इंटू आर स्क्वायर, तो ये एरिया हो गया 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर्स। तो अब यहाँ ये 1 सेकंड का वक्त लगा था, वापस से 1 सेकंड का वक्त लगा। अगर मैं एक बार फिर से 1 सेकंड के बाद में इसका रेडियस देखूंगा तो रेडियस 3 सेंटीमीटर इंक्रीज होकर 10 सेंटीमीटर हो गया, और अब एरिया आएगा पाई इंटू 10 का स्क्वायर, मतलब 100 पाई। ओके, और अब अगर मैं इसके देखो यहाँ रेडियस में कितना चेंज हुआ, 3, रेडियस में चेंज 3, रेडियस में चेंज 3, एरिया में चेंज अगर फाइंड आउट करें तो 15 पाई। यहाँ से अगर एरिया में हम चेंज को फाइंड आउट करें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्शन आ जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन यहाँ से अगर एरिया में चेंजेस फाइंड आउट करें तो 51 पाई। क्या एरिया में चेंज हर एक सेकंड के बाद में यूनिक है क्या? नहीं। रेडियस में चेंज यूनिक है क्या?
बिल्कुल है। रेडियस में चेंज 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन एरिया में चेंज वो तो हर सेकंड में बदल रहा है बार बार। रेडियस जितनी बड़ी होती जा रही है, एरिया में चेंज उतना ही ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो रेडियस जितनी बड़ी होगी, एरिया में चेंज उतना बड़ा होगा। मतलब ये तो अब श्योरिटी है कि एरिया में जो चेंज हो रहा है ना, वो रेडियस में चेंज के ऊपर नहीं, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। दोबारा कहूँगा मैं इस वर्ड को, एरिया में जो रेट ऑफ चेंजेस है ना, वो केवल रेडियस में रेट ऑफ चेंज पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो बिल्कुल सेम आ रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उस हिसाब से एरिया में चेंज भी बिल्कुल बराबर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ रेडियस के साथ साथ एरिया में चेंज बढ़ता जा रहा है। मतलब अब ये श्योरिटी हो गई कि एरिया में जो चेंज हो रहा है ना, वो रेडियस के ऊपर भी कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है, और वो रेडियस की वैल्यू से इफेक्ट होगा उसका। इसलिए रेडियस पर डिपेंड करेगा, और रेडियस की वैल्यू बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। मतलब रेडियस अगर 15 रखूँगा तो आंसर कुछ और आएगा, और रेडियस अगर 10 रखूँगा तो आंसर कुछ और आएगा। तो एरिया में रेट ऑफ चेंज क्या है कि यहाँ बार बार बदलता जा रहा है, इसलिए मुझे एक परफेक्ट मोमेंट लेना पड़ेगा, एक परफेक्ट टाइम लेना पड़ेगा कि हाँ भाई ये टाइम है, इस वक्त एरिया में रेट ऑफ चेंज निकाल कर बताऊँ। तो परफेक्ट टाइमिंग लेने के लिए मुझे यहाँ रेडियस का एक फिक्स वैल्यू देना पड़ा। तो रेडियस का एक फिक्स वैल्यू हमें क्यों मिला? क्योंकि हमें एक परफेक्ट टाइमिंग चाहिए। इस वक्त निकालना, हाँ भाई इस वक्त निकालो, या फिर एक दे देगा कि रेडियस जिस वक्त 7 आए ना, उसी वक्त निकाल कर बताओ कि एरिया में किस हिसाब से चेंजेस हो रहा था। या फिर रेडियस का वैल्यू 10 होगा तो उस वक्त निकाल कर बता दो हमें कि एरिया में चेंज किस हिसाब से हुआ। तो ये जो चेंजेस है, इसके लिए मुझे रेडियस की यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। तो अब मैं अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूँ। मैं अभी तक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आंसर को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो मैंने अभी तक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन था हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस में रेट ऑफ चेंज दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सर्कल की जो रेडियस है वो हर सेकेंड 3 सेंटीमीटर इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो हर सेकेंड में जो रेडियस जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, तो हमें बताना है कि उस मोमेंट पर एरिया में भी रेट ऑफ चेंज बताओ जिस मोमेंट पर रेडियस कितनी हो जाए 15 सेंटीमीटर। उस पर्टिकुलर मोमेंट पर हमें अपना एक्सपेरिमेंट को रोकना है और वहाँ पर बताना है कि इसमें एरिया में रेट ऑफ चेंज उस वक्त कितना मेजर हुआ है। तो एरिया में रेट ऑफ चेंज के लिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल की एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, अच्छे से याद होगा। ओके, अब हमें ये जो रेट ऑफ चेंज है वो टाइम के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पर भी टाइम के रेस्पेक्ट में ले रखा था पर सेकंड के हिसाब से। सो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टी। तो टाइम के रेस्पेक्ट में हम दोनों तरफ का डिफरेंशिएशन करेंगे। टाइम के रेस्पेक्ट में ए का अगर डिफरेंशिएशन करें तो वो हो जाएगा डी ए अपॉन डी टी, और अगर इस तरफ डिफरेंशिएशन करें तो थोड़ा ध्यान से, पाई एक कॉन्स्टेंट नंबर है, हम यहाँ डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? रेडियस का। तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले पावर के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2r, और क्योंकि मैं किसी अदर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ इसलिए मुझे लिखना होगा डी आर अपॉन डी टी। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कि डी अपॉन डी टी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? पाई के ऊपर, रेडियस के ऊपर, डी आर अपॉन डी टी के ऊपर। पाई को तो मैं यहाँ काउंट नहीं करूँगा क्योंकि ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है, जो बदलने वाला है वो ये दो है, डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि हमें ऑलरेडी एक फिक्स वैल्यू गिवन है, ये अब चेंज नहीं हो सकता। और रेडियस, रेडियस का वैल्यू यहाँ पर जो देगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंजेस होगा। ठीक है, तो अब हम वैल्यू रखते हैं तो ये आ जाएगा डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2, रेडियस, रेडियस का वैल्यू एक पर्टिकुलर मोमेंट पर दे रखा है 15, देन डी आर अपॉन डी टी, इसका वैल्यू मुझे गिवन है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 15 2 ज़ा 30, 30 3 ज़ा 90, 90 इंटू 2 तो ये बन जाएगा 1980/7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया में रेट ऑफ चेंज उस मोमेंट पर जिस मोमेंट पर रेडियस हमें सर्कल की दे रखी थी 15 सेंटीमीटर्स। ओके, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं। ओके, जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई भी एक
पॉन्ड मान लेते हैं हम, कोई भी एक तालाब है, बिल्कुल पानी रुका हुआ है, उसके अंदर मान लो कि अगर कोई स्टोन अगर हम उसके अंदर मारें तो स्टोन के साथ साथ वहाँ पर जैसे स्टोन गिरेगा वैसे उसकी जो वेव्स है, वाटर की जो वेव्स है वो आगे से आगे इंक्रीज होती जा रही है। ओके, उसकी जो वाटर की वेव्स है, जैसे यहाँ पर अगर स्टोन गिरा है तो वाटर की जो वेव्स है वो बढ़ती जाती है आगे से आगे। एक्सपेरिमेंट आपने ऑलरेडी देखा भी होगा, इस चीज़ को नोटिस भी किया होगा कि जैसे हम पत्थर मारेंगे किसी रुके हुए पानी में तो वहाँ से उसकी वेव्स निकलती है और वेव्स वहाँ पर आगे से आगे फैलती जाती है लगातार। सो मान लो कि अगर बड़ा स्टोन है तो वेव्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी और वो काफ़ी आगे तक जाएगी, और अगर छोटा स्टोन है तो थोड़ी सी दूर जाकर वेव्स रुक जाती है। तो अगर हमने स्टोन डाला है और उससे वो वेव्स निकली है तो यहाँ पर जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि वेव्स में एरिया में जो चेंजेस हो रहा है ना, एरिया में जो चेंज है वो हमें गिवन है। एरिया में चेंज है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, तो वेव्स जो इंक्रीज हो रही है उसके कंप्लीट एरिया में रेट ऑफ चेंज हमें गिवन है कि हर सेकेंड में ये जो सर्कुलर वेव निकलेगी इसका जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये तो एरिया में रेट ऑफ चेंज गिवन है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द चेंज इन इट्स रेडियस। तो बताना कि ये जो वेव्स हमारे पास निकलेगी इनकी रेडियस में इंक्रीजमेंट किस हिसाब से होगा, लेकिन उस मोमेंट पर ही मुझे रेडियस में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है जिस मोमेंट पर इसका रेडियस गिवन होता है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, उस मोमेंट पर एरिया में रेट ऑफ चेंज गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस में रेट ऑफ चेंज। तो अब दोबारा से हम वही सॉल्यूशन करेंगे। पहले एरिया का फॉर्मूला, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया। देन यहाँ दोनों तरफ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमें टाइम के रेस्पेक्ट में इन दोनों का चेंजेस गिवन है। सो नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में ए का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन डी टी इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन होगा 2r, और साथ में हम टाइम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इससे डी आर अपॉन डी टी। वैल्यू पुट करते हैं, डी अपॉन डी टी का वैल्यू है 5, पाई का वैल्यू होगा 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ रेडियस का वैल्यू है 10 इंटू में डी आर अपॉन डी टी। अब अगर हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो समझ सकते हैं कि इन सबको यहाँ डिवाइड में ट्रांसपोज करना होगा। तो 5 ये वाला तो डिवाइड में आ जाएगा 440, और ये 7 जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, दैट इज इक्वल टू डी आर अपॉन डी टी। ओके, 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 5 8 जा 5 8 जा, तो 7/88 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हमें मिल जाएगा डी आर अपॉन डी टी, मतलब रेडियस में रेट ऑफ चेंज। ओके, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमारे पास एक स्पेरिकल बैलून गिवन है, स्पेरिकल बैलून है। बैलून के अंदर समझ सकते हैं कि जैसे ही एयर जो है वो हम जैसे ही उसके अंदर डालेंगे तो बैलून बड़ा होता जाएगा, और बैलून बड़ा होगा तो तीन चीज़ों में वहाँ इंक्रीज होगा। देखो, बैलून अगर इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, तो पहला चीज़ तो स्पेरिकल माना मैंने। बैलून का जो साइज़ है वो किसी और साइज़ में भी हो सकता है, लेकिन मैंने स्पेरिकल बैलून की बात की है। तो स्पेरिकल बैलून के लिए सबसे पहले तो जैसे ही एयर पंप करेंगे उसके अंदर, तो एयर पंप करने से उसका रेडियस इंक्रीज होगा, बाहर का जो सरफेस एरिया है वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, क्योंकि वो इलास्टिक है एक तरह से, तो वो अपने आप ही बढ़ जाता है। तो एयर जैसे पंप करेंगे तो उसका एरिया भी बढ़ेगा। थर्ड चीज़ है, उसके अंदर एयर अंदर पंप की जा रही है, मतलब उसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो एक साथ तीन चीज़ों पर फर्क पड़ रहा है। रेडियस बढ़ने के साथ साथ उसका एरिया भी बढ़ेगा और उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। सो जैसे मान लो कि क्वेश्चन में गिवन है कि एक हमारे पास स्फीयर है, यानी स्फेरिकल बैलून है, और उसकी रेडियस का जो रेट ऑफ चेंज है वो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, और अब हमें फाइंड आउट करना है कि उसके एरिया में रेट ऑफ चेंज कितना है और साथ में उसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज कितना है। उस मोमेंट पर पता करना है जिस मोमेंट पर रेडियस हो जाता है 15 सेंटीमीटर।
तो जिस मोमेंट पर 15 सेंटीमीटर रेडियस होगा उस मोमेंट पर पता करना कि उसके एरिया में इंक्रीजमेंट किस तरीके से हो रहा है और वॉल्यूम में जो रेट ऑफ चेंज है वो कितना है। तो सबसे पहले मैं एरिया में रेट ऑफ चेंज को फाइंड आउट करूँगा। तो स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे d/dt। इस तरफ हो जाएगा 4π कांस्टेंट, r² का होगा 2r और साथ में dr/dt। वैल्यू पुट करते हैं तो d/dt इक्वल टू 4, देन पाई का वैल्यू है 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2, देन यहाँ पर रेडियस का वैल्यू है 15 और dr/dt का वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है 7 7 कैंसिल हो जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 2 ज़ा 30 और 34 ज़ा 120 मल्टीप्लाई बाई 22। सो मल्टीप्लाई करते हैं 0, 22 2 ज़ा 44, 4 एंड 26। ओके, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी एरिया में उस मोमेंट पर रेट ऑफ चेंज होगा वो होगा 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, देन हम वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। ओके, नाउ अगेन वी हैव टू डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम के साथ में लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन होगा dv/dt। राइट हैंड साइड में 4/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। r³ का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3r² और साथ में dr/dt। वैल्यू पुट करते हैं 4/3, पाई का वैल्यू होगा 22/7, देन 3 रेडियस का स्क्वायर तो 15 का स्क्वायर बन जाएगा 2 to 5 और साथ में dr/dt का वैल्यू है 7 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। सो 4 × 22 88 और मल्टीप्लाई करना हमें 2 to 5 के साथ में। सो मल्टीप्लाई करते हैं इसे। सो अभी बन जाएगा हमारे पास 2 to 5 मल्टीप्लाई 88। सो 8 5 ज़ा 44, 8 2 ज़ा 16, 22 एंड 18 एंड 00891। सो 19800 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आ जाएगा हमारा इसके वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज। तो जिस मोमेंट पर रेडियस 15 सेंटीमीटर होगा उस मोमेंट पर एरिया में रेट ऑफ चेंज ये माना जाएगा और वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज ये माना जाएगा। ओके, सो ये हमें स्फीयर गिवन था। स्फीयर स्फेरिकल बैलून था जिसमें रेडियस में कितना चेंज हो रहा है, 1 सेकेंड में रेडियस इंक्रीज हो रही है 7 सेंटीमीटर तक और उसकी रेडियस जब 15 सेंटीमीटर हो जाती है उस मोमेंट पर मुझे एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना था और वॉल्यूम में भी। तो दोनों को हम सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ओके, अब इसी स्फीयर से रिलेटेड एक और हम क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कि हमें एक और स्फेरिकल बैलून गिवन है और इस बार हमें उसके एरिया में रेट ऑफ चेंज गिवन है टाइम के रेस्पेक्ट में और वो है हमारे पास में जो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और मुझे इसी मोमेंट पर फाइंड आउट करना है कि वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज कितना होगा जबकि उसका रेडियस होगा उस मोमेंट पर 9 सेंटीमीटर। ओके, तो एरिया में रेट ऑफ चेंज मुझे गिवन है, वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है, रेडियस मुझे गिवन है। तो एरिया में रेट ऑफ चेंज से सीधा वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज निकालना है। देखो भाई, अभी तक मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें रेडियस में रेट ऑफ चेंज से एरिया में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते थे, रेडियस में रेट ऑफ चेंज से वॉल्यूम में भी रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया मैंने। सो क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एरिया रेडियस दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वॉल्यूम और रेडियस दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले एरिया में रेट ऑफ चेंज गिवन है तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 4πr²। तो यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रेस्पेक्ट में dr/dt इक्वल टू यहाँ पर 4πr² का हो जाएगा 2r और साथ में dr/dt। वैल्यू पुट करते हैं। इस बार मुझे dr/dt का वैल्यू गिवन है 14, इधर हो जाएगा 4, पाई का वैल्यू है 22/7 × 2, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन है 9। ओके, देन यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में dr/dt और dr/dt का वैल्यू हमें नहीं दे रखा, इसको सेम लिखते हैं। ओके, सो अब इन सारे नंबर्स को जब हम राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो 14 अपॉन में आ जाएगा 4, 22, 2 एंड 9 और मल्टीप्लाई में आएगा 7 इज इक्वल टू dr/dt। ओके, सो कैंसिल करते हैं, केवल ये कैंसिल होगा 7 टाइम
और ये 2 से कैंसिल हो गया, तो 7 इंटू 7 49 अपॉन 4 22 इंटू 9, ये हमारा हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो गया रेडियस में रेट ऑफ चेंज। तो हमने एरिया में रेट ऑफ चेंज से अब रेडियस में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर लिया है, और क्योंकि रेडियस सीधा वॉल्यूम के साथ में कनेक्टेड होता है, तो अब रेडियस से हम वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाता हूँ, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको मैं अब डिफ्रेंशिएट करूँगा। सो नाउ डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में इसका बन जाएगा dv/dt। इस तरफ 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, आर क्यूब का होगा 3r² और साथ में dr/dt वैल्यू पुट करते हैं। dv/dt को तो मुझे फाइंड आउट करना है, यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल होगा तो 4, पाई का वैल्यू है 22/7, रेडियस का स्क्वायर, तो रेडियस का स्क्वायर बन जाएगा 81, और dr/dt जो हमने फाइंड आउट किया था उसे पुट करेंगे 49, डिवाइड में आएगा 4 22 और 9, 22 से 22, 4 से 4 और 9 से ये कैंसिल होगा 9 टाइम, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 7 टाइम, सो 9 7 जब 63 और साथ में बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यह आ जाएगा वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज। तो मुझे एरिया में रेट ऑफ चेंज से वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना था, तो पहले मैंने बीच में हेल्प लिया रेडियस का। एरिया में रेट ऑफ चेंज से पहले मैंने रेडियस में रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट किया, और रेडियस में रेट ऑफ चेंज से वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज इजीली फाइंड आउट हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें एरिया में रेट ऑफ चेंज से हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना था वॉल्यूम में रेट ऑफ चेंज। सो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे हम, बट यहाँ तक का जो टॉपिक है उसे कंप्लीट करो। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 6.5 जो एक्सरसाइज है वहाँ से हमारा डेफिनेटली 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। ओके, सो इस एक्सरसाइज को यहाँ तक कंप्लीट करना, उसके आगे के और जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।